नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीडी कमीशन 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का नया विषय महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आ चुका हूं। देखिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट नंबर 1, जहाँ पे हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अनुच्छेदों को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले देखेंगे हम भाग 1। तो भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की जाती है और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 1 से 4 जो है वो किसकी बात की जाती है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की जाती है। तो अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 जो बात करता है वो बात करता है कि भारत देश राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है, बहुत सारे राज्यों का क्या है, एक संघ है। उसी प्रकार आपका अनुच्छेद नंबर 2 बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 की। तो ये बोलता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो जो संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश, मान लो कि हमारे देश ने किसी देश की सीमा को अपने देश की सीमा में मिला लिया, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा जो है वो किस में मिला दिया, आपका भारत में मिला दिया। तो ये क्या होगा, संघ में नए राज्यों का क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, मान लो बाहरी सीमा को। और ये कौन कर सकता है, ये संसद कर सकती है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि संघ में जब नए राज्यों का जो प्रवेश होता है या उसकी स्थापना होती है तो वो कौन करता है, तो ये कौन करता है, आपका संसद करता है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद नंबर 3 आर्टिकल नंबर 3 जो है वो बात करता है नए राज्यों का सृजन या नाम में परिवर्तन। मान लो जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको हम अलग कर रहे हैं, उसको हम राज्य बना रहे हैं यूटी से। तो क्या है कि नए राज्यों का हम सृजन कर रहे हैं या हम उसके नाम में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये भी कौन है, ये भी संसद द्वारा ही होता है, संसद द्वारा साधारण बहुमत से। तो नए राज्यों का सृजन हो रहा है या उसके नाम में परिवर्तन हो रहा है, ये अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया है। तो ये था हमारा भाग 1। और अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप भी जो है वो कोचिंग लेना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम लेकर आए आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, वो रिकॉर्डेड क्लासेस जिसको आप कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। तो अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हो और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ज़्यादा फीस नहीं भर सकते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है, इस फीस को कोई भी भर सकता है। आप इस नंबर पे 7876145409, हमारे बैच में आपको कम से कम 5 से 6 टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ 600 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी इस बैच का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं भाग 2। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो बात करता है सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात करता है। अगर बात करें भाग 2 की तो उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 5 से 11 जो है वो किसकी बात करता है, नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है। अच्छा, बात करें आपके भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में आपकी एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है भैया, भारत में एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगर दोहरी नागरिकता होती तो हमको, अगर आप यूपी में जा रहे हो, आपको हिमाचल आना है तो आपको अलग वहाँ पे जो है वो नागरिकता दिखानी पड़ेगी। भारत में एकल नागरिकता, भारत में एक ही आधार कार्ड चलता है। आपने देखा होगा कि अगर आप यूपी में हो और आप जो है वो आगे हिमाचल में जा रहे हो तो सेम आपको वही आधार कार्ड चलने वाला है। ये नहीं कि हिमाचल में आपका कोई अलग ही आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो हमारे देश में कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो शुरू करते हैं नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 जो बोलता है कि संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल ये बात बोलता है कि संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकता मिलेगी, तो ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 5। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपका आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 6, अगर बात की जाए अनुच्छेद नंबर 6 की, तो पाकिस्तान से आने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता। तो यहाँ पे ये बात भी बोली गई है कि जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान से आने वाले सभी व्यक्तियों को यहाँ पे क्या मिलने वाली है, नागरिकता यहाँ पर दी जाएगी। जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको क्या मिलेगी, नागरिकता। तो इसकी बात की गई है आपके आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 6 में। अच्छा, बात करें अनुच्छेद नंबर 7 की। अगर अनुच्छेद नंबर 7 की बात करें तो इंडिया से पाकिस्तान आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो जितने भी व्यक्ति, देखो अनुच्छेद 6 में था कि जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान से कहाँ आ रहे, आपके भारत आ रहे, उनको नागरिकता दी जाएगी। और जितने भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान, अनुच्छेद नंबर 7 में बोला गया है कि जो भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान जाएगा उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 8। 8 बोलता है एनआरआई की नागरिकता बने रहना। ये क्या है सर, एनआरआई की नागरिकता बने रहना? मतलब एनआरआई की नागरिकता बने रहना का जो अर्थ है वो है कि आपका कोई चाचा, ताऊ, पापा, भाई, बहन कोई बाहर कमाने गया है, कोई कोई भी गया है, तो वो जो है वो वापस भारत आना चाहता है, तो वो कमाने के पर्पज़ से गया है, तो उस हिसाब से उसकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी, तो उसको बोलते हैं एनआरआई की नागरिकता। तो एनआरआई की जो नागरिकता बने रहना वो किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल नंबर 8 में बोला गया है। उसी प्रकार आपका अगला है आर्टिकल नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9 की बात करें तो इसमें इच्छा से नागरिकता किसी विदेशी देश की अगर हम ले लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये बोला गया है आपका आर्टिकल नंबर 9 में, अनुच्छेद नंबर 9 में। उसी प्रकार आपका अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 10 में बोली गई है कि नागरिकता के अधिकार में परिवर्तन या संशोधन, कि नागरिकता के अधिकार में आपका परिवर्तन या संशोधन भी किया जा सकता है। और ये परिवर्तन या संशोधन, ये अमेंडमेंट कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। तो नागरिकता के अधिकार में कोई भी परिवर्तन या कोई भी संशोधन जो है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, नागरिकता की बात करें तो इसको 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और आपके इसका जो त्याग है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और इसका जो त्याग है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। जन्म से इसको प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण से, अगर आपका जन्म हो रहा है, मान लो आपका जन्म हो गया, तो आप जन्म से ही ऑटोमेटिकली वो तो आपके माँ बाप यहीं के, तो आपको भी यहीं की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण से, देखो आप काफ़ी समय तक यहाँ पे रह रहे हो तो पंजीकरण के द्वारा भारत का संविधान आपको यहाँ पे नागरिकता दे सकता है। देशीकरण से, आप देशीकरण है, आप देश के व्यक्ति हैं और आप काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे, तो देशीकरण से भी आपको मिल सकती है। भूमि विस्तार, मान लो कि कोई बांग्लादेश का हिस्सा भारत में मिल रहा है तो वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, तो भूमि विस्तार के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है। उसी वंश परंपरा, मान लो आपका वंश भारत से है तो आपको उस वंश के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार त्याग कितने प्रकार से? 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। एक तो इच्छा से परित्याग, मैंने बोला कि अगर कोई इच्छा से त्याग करना चाहता है तो वो भी त्याग कर सकता है, इच्छा से परित्याग हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। दूसरी बात है विदेशी देश की नागरिकता। जब भी हम किसी विदेशी देश की नागरिकता लेंगे तो भी जो है आपको क्या है, आप किसी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। वंचित सरकार, अगर वंचित सरकार है तो भी आप जो है वो किसी नागरिकता का त्याग कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 बोले तो पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव। तो बात करते हैं भाग 3 की। अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो मेग्ना कार्टा है वो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 12 से 35 जो है वो किसकी बात करता है? तो ये बात करता है आपके किसकी? मौलिक अधिकारों की बात करता है। इस बात को आपने याद रखना है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है वो ये लिए गए आपके क्या? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए, ये आप समझ गए। अच्छा, मौलिक अधिकारों की संख्या पहले जो होती थी वो कितनी होती थी? 7 होती थी, लेकिन अब जो है वो कितनी रह गई है? 6 रह गई है। देखो, मैं हैंडरिटन नोट से इसको इसलिए समझाता हूँ ताकि और अच्छे से आपको लगे कि सामने वाले बंदे ने बहुत मेहनत की है, हाथ से नोट्स बनाए और फिर उसको पढ़ा रहा है, तो देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि हैंडरिटन नोट्स हाथ से बनाए हैं और अच्छे ही बनाए होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंट करके, टाइप करके तो मैं भी पीपीटी बना सकता हूँ, बहुत आसान है पीपीटी बनाना, लेकिन लिख के नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है। और ये सारे के सारे नोट्स आपको बाद में हैंडरिटन नोट्स फॉर्म में आपको एक पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, तो ये भी आप इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ इससे भी अंदर बहुत डिटेल से इन चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, बात करें, मैंने बोला पहले 7 होते थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने रह गए? 6 रह गए हैं। अच्छा, 6 कौन कौन से हैं? तो चलिए मेरे साथ एक एक मैं आपको बताता हूँ। समानता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 समानता के मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। समानता के बाद है आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम। पहला था राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24। अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में जो है वो क्या होता है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का
मौलिक अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका पांचवा मौलिक अधिकार, तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और ये जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार था ये 23 और 24 में आता है, जिसमें बात की जाती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, अगर बात करें शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार तो यह है आपका एजुकेशन एंड कल्चरल जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल नंबर 29 और 30। एक था आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार, लेकिन इसको हटा दिया, इसको समाप्त कर दिया गया है और इसको कानूनी या विधिक अधिकार अब बनाया गया है, और ये जो है आर्टिकल नंबर 300 के 1 में डाला गया है। तो ये बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको अब किस में डाला गया है, तो इसको 300 के 1 में डाला गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल नंबर 32। तो इसको, इन सभी को हम बहुत ही डिटेल से अब देखने वाले हैं, आप बने रहे हमारे साथ। और कौन सा संविधान संशोधन था जिस संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया जाता है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है। तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन 1978। एक एक बात को आपने याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18। तो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 जो है वो समानता के मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 14, अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 14 की तो इसमें बात की जाती है कानून के समक्ष समानता। तो 14 से 18 आपका समानता का मौलिक अधिकार आता है, राइट टू इक्वलिटी आता है, राइट टू फंडामेंटल इक्वलिटी। तो यहाँ पे पहला जो है वो कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के समक्ष सभी समान है। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये तो जेई का बेटा है, अगला जो है वो आपका किसान का बेटा है, सब बराबर है, कानून के समक्ष भारत में सभी समान है। ये आर्टिकल नंबर 14 में यहाँ पर बोला गया है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 बात करता है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी के साथ भी, किसी भी नस्ल के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखना, ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 15 में। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 15 में। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत? बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी, समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। एक एक बात आपको याद रखनी है। देखिए, जितना बेहतर तरीके से यूथ अध्ययन चैनल आपको पढ़ा रहा है ना, शायद ही उतना बेहतर तरीके से आपको कोई और हिमाचल का चैनल आपको इतने डिटेल में हर दिन आपको पढ़ा रहा होगा। देखिए, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत कम यूट्यूब के अंदर दिखने वाली है। अगला है आपका आर्टिकल नंबर 16 है अवसर की समानता। अवसर की समानता का जो मतलब है ना यार, और अवसर की समानता का मतलब है कि सभी को नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ यहाँ पे मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, सभी को नौकरी में समान अवसर मिलेंगे। इसीलिए अवसर की समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं बोल सकते कि ये जो है वो अमीर है तो इसको ज़्यादा यहाँ पे इसकी फ़ीस कम होगी। नौकरी में सभी को समान अवसर है, तो अवसरों की समानता आर्टिकल नंबर 16 बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 17 बात करता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17। और आर्टिकल नंबर 18 में बात की जाती है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद नंबर 18 में की जाती है, और अनुच्छेद नंबर 17 में जो है वो छुआछूत की अंत की बात की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 17 भी और 18 भी उपाधियों का अंत यहाँ पे बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है उपाधियों का अंत, याद रखना है। जितनी भी उपाधियाँ हैं, आप ऐसे उपाधियाँ नहीं ले सकते। उपाधियों का क्या हो जाएगा? आपका अंत हो जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उपाधियों के अंत की बात किस अनुच्छेद में की जाती है? तो याद रखना है, उपाधियों के अंत की बात आर्टिकल नंबर 18 में की जाती है। तो 14 आपने पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया और 18 पढ़ लिया। सारे के सारे आपको माइंड में क्लियर भी हो गए होंगे। इसके बाद है आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का जो राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, ये आपका आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक आता है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 जो है उसमें
सिर्फ ये एक नहीं है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की 6 प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है। तो अनुच्छेद नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इस बात को आपने याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है आपके बोलने की स्वतंत्रता। किसकी बात की गई है? अनुच्छेद नंबर 19 का जो क है, 19 का जो 1 है, इसमें बात की गई है भाषण की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। एक ही बात है, आप बोल सकते हो, कहीं पे भी आप अपने बातों को रख सकते हो। दूसरा है 19 का 2, 19 का जो ख है वो बात करता है सभा करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी जगह अगर बोल सकते हो तो वहाँ पे एक मिल के सभा भी कर सकते हो। इसके बाद है आपका 19 का 3, इसमें है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर आप सभा को इकट्ठा कर सकते हो, आपके पास ये सभा को इकट्ठे करने की स्वतंत्रता 19 के 2 में दी गई है, तो 19 के 3 में फिर ये भी बात बोली गई है कि आप संगठन भी बना सकते हो। आप सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन भी बना सकते हो। और 19 के 4 में ये बोला है, जो 19 के 4 की जो स्वतंत्रता है, इसमें ये बोला गया है कि आने जाने की, अंदर आने जाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी आ जा सकते हो देश में। ये नहीं कि आप शिमला से मुंबई जा रहे हो, वहाँ आपको बोला यहाँ नहीं आप आ सकते। आप कहीं भी जा सकते हो, आप भारत के नागरिक हो। या 19 के 4 में बोला गया है आपको कहीं भी कोई भी जाने से नहीं रोक सकता। ये मौलिक अधिकार हमारे लिए बनाए गए हैं और हमको एक एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अवसर की समानता, नौकरी में सभी को समान अवसर, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपका 19 के 5 में जो बोला गया है वो है निवास करने की स्वतंत्रता। जब आप इधर उधर आ जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो आप वहाँ पे निवास भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप यहाँ ठहर नहीं सकते, या तो हिमाचल के व्यक्ति ठहरेंगे, हिमाचल में बाहर के टूरिस्ट ठहर सकते हैं। हर जगह निवास करने की स्वतंत्रता हमारे पास है। उसी प्रकार संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, तो ये भी जो है पहले थी 19 के 6 में, लेकिन इसको जब संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया तो इसको भी हटा दिया गया। तो 19 अनुच्छेद नंबर 19 से किस जो है वो स्वतंत्रता को हटाया गया? तो 19 का 6, ये पहले 7 होती थी, अब 6 रह गई है। तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाकर इसको 300 के 1 में डाला गया है। ये भी एक स्वतंत्रता 19 में ही होती थी। और 19 के 7वें में जो थी वो है व्यापार करने की। आप अगर निवास कर सकते हो तो वहाँ पे आप व्यापार भी कर सकते हो, इस बात को आपने याद रखना है। तो बहुत ही डिटेल से आप इस बात को समझ गए होंगे। बोलने की स्वतंत्रता 19 के 1 में, फिर सभा करने की स्वतंत्रता, आपको संगठन आप बना सकते हैं, आ जा सकते हैं, इधर उधर निवास कर सकते हैं, और आप साथ में व्यापार भी कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 19 तो समझ गए सर, 20 भी समझा दीजिए। तो अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपने अगर अपराध किया है, आप अपराधी हो, और आपको दोष सिद्धि के संबंधी में भी आपको संरक्षण मिल सकता है। बचाव के लिए आपको संरक्षण अपने लिए ढूंढ सकते हैं। क्या है कि गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, आपसे ज़बरदस्ती गवाही दिलाई नहीं जा सकती। दूसरे, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। अगर आपने अपराध किया है तो एक अपराध के लिए, ये नहीं कि आपने 4 साल की सज़ा आप एक अपराध के लिए मुकदरे हो, दोबारा उसी कोर्ट में आपने फिर सज़ा सुना दी। नहीं भैया, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माँ भगयाणी, हर हर महादेव। देखिए, हर हर महादेव बहुत ज़रूरी है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी देता है हमको। तो हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहे। मेहनत सबसे ज़रूरी है। भगवान ये बोलता है कि फल की इच्छा मत रखो, मेहनत करते जाओ, और अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो एक दिन आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगी। तीसरा है, जो अपराध के समय कानून होगा उसी तर्ज पर आपको सज़ा मिलेगी। क्या बोला गया है कि जो अपराध के समय कानून होगा, मान लो आपने अपराध किया है तो जो कानून इस समय होगा आपको वही सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि जो कानून बाद में आ रहा आपको उसमें भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसी कोई सज़ा नहीं है। तो गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी, और जो अपराध के समय कानून होगा उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। तो ये आपको ज़रूर एक बार यहाँ से देख लेना है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 21, इसमें है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। आप जो है वो कहीं भी जा सकते हो। दूसरा है इसी में विदेश जाने के अधिकार, आप विदेश जा सकते हो। ये भी अनुच्छेद नंबर 21 में बोला गया। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी मतलब आप प्राइवेसी रख सकते हैं। आपसे ज़बरदस्ती आपका दोस्त ये नहीं बोल सकता तो किससे चैट कर रहा है मेरे को दिखा। आपके पास क्या है? राइट टू प्राइवेसी। आपके घर में कोई आपका ज़बरदस्ती फ़ोन मांग रहा है कि यार मेरे को दिखा दे, तू किससे बात कर रहा है। आपके पास क्या है? निजता का अधिकार है। आप अपने हिसाब से आप जो है वो प्राइवेसी रख सकते हैं। आपको कुछ भी करना है तो ये अपने अनुसार आप कर सकते हैं, आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए। अच्छा, आर्टिकल नंबर 21 का ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्वतंत्रता के अधिकार में ये भी आता है। 21 के ए में बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का जो मतलब है, ये इसको जोड़ा गया है आपका
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था, उसी के तहत भारतीय संविधान का 21 का ए आर्टिकल नंबर 21 का ए जो है जोड़ा गया है, और इसमें ये बोला गया है जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस बात को यहाँ पे जो है 21 का ए मैंने बोला, तो इसको बाद में जोड़ा गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आपका आर्टिकल नंबर 22, इसमें बोला गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। अच्छा, कुछ दशाएं ऐसी होगी जहां आपको गिरफ्तारी में भी संरक्षण मिलेगा। एक तो आप अगर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं पुलिस, तो आप बोलेंगे भाई कारण क्या है, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, रीजन आप पूछ सकते हो, आपको वकील आप ला सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं है, आपको वो कारण नहीं बता रहे गिरफ्तार क्यों कर रहे, आपको वकील नहीं करने दे रहे, और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये जो है इनके खिलाफ क्या है, तो यहाँ पे आप जो है आवाज़ अपनी उठा सकते हैं। तो ये संरक्षण आपको दिए गए गिरफ्तारी के खिलाफ। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल नंबर 20 और गिरफ्तारी के खिलाफ आर्टिकल नंबर 22, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, बोले तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और 24। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 23 है, इसमें बोला है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध। आपके साथ जो है वो कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। आपका बलात्श्रम निषेध का मतलब है कि कोई भी आपसे जो है ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। आपको कोई ऐसा नहीं कि आप हमारे पास काम करो, काम करते रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बलात्श्रम का निषेध है, और साथ में मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा है आपका अनुच्छेद नंबर 24 में बोला जाता है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक है उनको बालकों को कठोर कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो 14 साल से जो कम उम्र के बालक है उनसे आप फैक्ट्रीज़ में क्या है काम नहीं करवा सकते, आपकी दुकान में ढाबे में काम नहीं करवा सकते। तो उम्र आपको देख लेनी है, 14 साल का बच्चा नहीं होना चाहिए। 14 साल से कम का बच्चा होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई सरकार कर सकती है, ये आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया है। इसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच आता है। आर्टिकल नंबर 25 बात करता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप किस धर्म को क्यों मान रहे हो, भाई आपकी मर्जी। आप भारत देश में रहते हो, भारत में बोला गया है अनुच्छेद नंबर 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई है। धार्मिक प्रबंधन के कार्यों की स्वतंत्रता, आप खुद से धार्मिक प्रबंधन के कार्यों को क्या है आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। धार्मिक कर किसी पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 27 बोलता है धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। आपने कभी देखा है कि आप मुस्लिम हो, आप तो हिंदू हो, आप पे टैक्स लगे? नहीं भैया, किसी पे भी टैक्स नहीं लगने वाला है, सभी के लिए समान कानून है। अगला है आर्टिकल नंबर 28, शिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्रता। आप अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका कोई विरोध नहीं कर सकता। शिक्षण संस्थाओं में आपको क्या है स्वतंत्रता मिलेगी। आप जो है अपना शिक्षण संस्थान जो है वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। इसके बाद है आपकी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 29 और 30। तो 29 बोलता है लिपि भाषा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, और आर्टिकल नंबर 30 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 30 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 29 भी महत्वपूर्ण है, दोनों ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद है आपके राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में इसमें हम जो है अनुच्छेद नंबर 32 में बात की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके तहत जो है रिट जारी की जा सकती है। तो रिट कितने प्रकार की है ये आपको याद रखना है, 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के तहत अनुच्छेद नंबर 32, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करनी है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी की जा सकती है। और हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि रिट जारी करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जारी की जा सकती है। रिट जारी करनी है हाई कोर्ट में तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी की जा सकती है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या जारी करते हैं, आप रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेंगे, और अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 200, उच्च न्यायालय में जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी कर सकते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 32 की, तो इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय भी कहा गया है। इस बात को आपने याद रखना है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के आधुनिक निर्माता, भारतीय संविधान के
उन्होंने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल, हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आर्टिकल नंबर 32 को राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत जो है वो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं और रिट जारी कर सकते हैं। तो याद रखना है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगर रिट की बात करें, ये रिट जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश होती है, मैंडमस इसको कहते हैं, तीसरी होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा बोले तो क्यू वारंटो, चौथी होती है उत्प्रेक्षण जिसको सैनिटरी कहा जाता है, और पांचवा होता है प्रतिषेध। तो याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और अगर आपको ये सारी बातें, देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एक प्रकार की रिट नहीं है, और आप फिर वहाँ पे हड़बड़ा जाते हो कि कौन सी रिट है कौन सी नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। तो ये रिटें आपको जरूर याद रखनी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जिसको मैंडमस कहा जाता है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। एक बार दोबारा मैं इसका रिवाइज आपको दिखा लेता हूँ। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में आज हमने भाग 1 बहुत डिटेल से पढ़ा, जहाँ संघ एवं राज्य क्षेत्र की हमने बात की, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 को बहुत डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा नागरिकता, सिटीजनशिप, जो कि भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से त्याग किया जा सकता है, भारत आने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलेगी, और पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसे खत्म होगी, हर एक बात हमने यहाँ पर की है। NRI की नागरिकता बने रहना, ये आर्टिकल 8 बोलता है। और ये भी हमने पढ़ा कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त करेंगे, कितने प्रकार से इसका त्याग करेंगे। और आज ही हमने पढ़ा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। वर्तमान में पहले 7 होते थे लेकिन अब 6 रह गए हैं। एक कब हटाया, तो इसको हटा दिया बीच में। आपका जो 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है, उसी के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बनाकर 300 के 1 में डाला जाता है। उसके बाद हमने समानता के मौलिक अधिकार को डिटेल से पढ़ा, हमने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को डिटेल से पढ़ा, हमने बात करी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों की, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों, हमने बात करी शिक्षा एवं संस्कृति के मौलिक अधिकारों, और अंत में हमने बात करी संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों की। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।